पराशरी ज्योतिष में इसको सुख स्थान बोला गया है। पराशरी में इसको सुख स्थान बोला गया है। अब सुख और आनंद ये दो अलग चीजें हैं। एक है सुख, एक है आनंद। सुख सुख की अनुभूति कहां से होती है? मन से होती है। मन किसी चीज को एक्सपीरियंस करने की अवस्था में कब होगा? जब मन जो है वो शांत अवस्था में होगा, स्टेबल अवस्था में होगा, तो वो चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएगा, चीजों को डिफरेंशिएट कर पाएगा। वरना एक अशांत मन जो है वो एक युद्ध क्षेत्र की भांति है। युद्ध क्षेत्र मतलब कोई एक ऐसी जगह जहां पर युद्ध चल रहा है। इसलिए फोर्थ हाउस को पीस ऑफ माइंड कहा है। फोर्थ हाउस इज पीस ऑफ माइंड। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि फोर्थ हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ रहे? फोर्थ हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर डिसीजन मेकिंग। ये कहीं किसी बुक में नहीं है, ना कोई इसको मानेगा कि डिसीजन मेकिंग में फोर्थ हाउस का क्या रोल है। भाई देखिए, ज्योतिष भी इस बात को कहता है, ग्रंथ भी इस बात को कहते हैं, इनफैक्ट भगवत गीता भी इस बात को मानती है कि हम आज जो स्टेप लेंगे, हम आज जिन चीजों पर कार्य करेंगे, आज जो हमारा निर्णय होगा वो हमारे कल को डिजाइन करेगा। हमारा जो कल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज कैसा निर्णय लेंगे, आज हमारा डिसीजन क्या होगा। और डिसीजन कौन ले पाएगा या किसका डिसीजन जो है वो फ्रूटफुल रहेगा? उस व्यक्ति का डिसीजन फ्रूटफुल रहेगा जो शांत चित्त से, शांत मन के द्वारा जो है वो डिसीजन ले पाए। क्योंकि अशांत मन क्या होता है? अशांत मन जो है वो एक युद्ध क्षेत्र की भांति है, जहां पर भाले चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं। वहां पर तो आदमी इस कश्मकश में लगा हुआ है कि किसके साथ लड़ाई है, किसको हानि पहुंचानी है, कौन मेरे को हानि पहुंचाएगा। तो युद्ध क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र की अवस्था में लिया गया डिसीजन कल को आपको कहां लाकर खड़ा कर देगा? युद्ध क्षेत्र में ही लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए जब एक बैलेंस माइंड से आप एक बैलेंस्ड अवस्था में आप डिसीजन लेते हैं, तो वो आपके फ्रूटफुल फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जाता है। फोर्थ हाउस जब एफ्लिक्शन में होता है, जब प्रॉब्लम्स में होता है, तब व्यक्ति अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूं, पहले भी मैंने ये जो पराशरी का वीडियो था उसमें शेयर की थी। फोर्थ हाउस जो है वो नेचुरल काल पुरुष कुंडली में, जो नेचुरल काल पुरुष कुंडली मतलब जो एरीज लगन की है, उसमें किसका है? चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा का। क्या है चंद्रमा? बहता हुआ स्वच्छ निर्मल जल है चंद्रमा। बहता हुआ स्वच्छ
निर्मल जल जो है वो चंद्रमा है। मतलब अगर आपका फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन में है तो इनडायरेक्टली आपकी कुंडली में कौन अफ्लिक्ट हो रहा है? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, चंद्रमा अफ्लिक्शन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कारक है इस घर का, चंद्रमा कारक है पीस ऑफ माइंड का। जिस हिसाब से फोर्थ हाउस जो है वो पीस ऑफ माइंड है, उसी प्रकार प्लैनेट्स के अंदर चंद्रमा पीस ऑफ माइंड है। इसलिए आप जिस व्यक्ति से भी पूछ लीजिए, जिस व्यक्ति के फोर्थ हाउस में नेगेटिव प्लैनेट होंगे, वो व्यक्ति जब भी जल के पास जाकर बैठेगा या फ्लोइंग वाटर के पास जाकर बैठेगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको मां की गोद नसीब हो गई। उसको इतनी शांति मिलेगी, उसको ऐसा लगेगा जैसे उसकी बॉडी कंप्लीट, वो पूरा बॉडी माइंड एंड सोल तीनों मेडिटेटिव स्टेट में आ गए हो। आप लोग मेडिटेशन करते हैं ना, आंख बंद करके फिर तरह तरह की चीजें करते हैं, अरे मैं ओम का जप करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन में है ना, फोर्थ हाउस यदि अफ्लिक्शन में है, चुपचाप जहां जल बह रहा है वहां जाकर बैठिए, जो बहता हुआ जल है उस पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। 10 मिनट बाद उठिएगा, 10 मिनट बाद आपको लगेगा आपका बॉडी भी, आपका माइंड भी, आपका सोल भी, ये तीनों अलाइंड होकर एकदम शांत अवस्था में आ गए। प्रैक्टिकल है। आपको फोर्थ हाउस में आपके एफ्लिक्शन है, आपको लग रहा है यार ये डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा हूं, मैं डिसीजन, और ये फोर्थ हाउस का रेमेडी नहीं है, ये फोर्थ हाउस का रेमेडी नहीं है सिर्फ, ये जीवन का रेमेडी है। जब आपको लगे कि आपका मन अशांत है, आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चुपचाप बहते हुए जल के पास बैठ जाइए, अपने थॉट्स को जीरो कर दीजिए, उसके बाद आराम से उठिए। उसके बाद आपका बॉडी माइंड एंड सोल ये तीनों अलाइन होंगे, और इन तीनों की अलाइनमेंट होने के बाद में आप जो डिसाइड करेंगे वही चीज आपको आगे ले जाएगी। आपको लग रहा नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, इसको चेक कर लीजिएगा, ये ट्राइड है, टेस्टेड है। और खासकर वो लोग जो मैलेफिक प्लैनेट फोर्थ हाउस में लेकर बैठे हुए हैं, वो तो इसको इमीडिएटली चेक कर सकते हैं। मैं बड़ी छोटी सी बात बताता हूं, पिक्चर्स के द्वारा भी रेमेडी की जा सकती है। ये जो फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन वाले लोग हैं, इनके सामने कोई ऐसी पिक्चर लगा दो या इनके मोबाइल में कोई ऐसा वॉलपेपर लगा दो जहां पर बहुत स्वच्छ जल, बहुत ही निर्मल सा जल जो है वो कहीं बह रहा है, कहीं जंगल में या कहीं माउंटेन्स में, तो इनका बड़ा मन करेगा, अरे यार ये वाला वॉलपेपर मैं लगा लेता हूँ, ये वाली सीनरी में ले आता हूँ, या ऐसी जगह मैं अपना घर बना लेता हूँ। इनके 24 घंटे मन में ये चलता रहता है, इस प्रकार की थॉट प्रोसेस आती है इनके में। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो सिर्फ आपके मन का नहीं है, वो आपके निवास स्थान का भी है। इसलिए ये लोग जिनका फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन में होता है, ऐसे लोग जब ऐसी जगह पर घर बनाते हैं जहां पर पानी का भरपूर सोर्स रहे, तो ये बहुत हद तक अच्छा करते हैं लाइफ में। मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताता हूं। मुंबई का नाम सब लोगों ने सुना है। मुंबई के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर्स इन द सेंस दे आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, वो कहीं कहीं से है, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से। अगर आप भी उनमें से कोई एक हैं तो आप अपने फोर्थ हाउस पर नजर मारिए, फोर्थ हाउस को देखिए, उसकी कंडीशन को देखिए। यदि वो अफ्लिक्शन में है
तो देखिए जब आप यहाँ आए तो उसके आने के बाद आपने कुछ अच्छा किया होगा लाइफ में, चेक कीजिए। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन, आप लोग बीच में क्वेश्चंस डाल रहे हैं। एफ्लिक्शन, अरे भैया मैंने आप लोगों को क्लियर किया है एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, आपको मैलेफिक बेनिफिक समझाया है, आपको मैलेफिक और बेनिफिक समझाया मैंने कि मैलेफिक प्लैनेट होते हैं और बेनिफिक प्लैनेट कौन से हैं। जब फोर्थ हाउस मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहेगा और बेनिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो क्या होगा। मैंने आपको कंफर्ट और डिस्कंफर्ट की बात बताई थी, ध्यान है या भूल गए आप सब लोग, कि बेनिफिक प्लैनेट क्या करते हैं, कंफर्ट ऐड करते हैं, मैलेफिक प्लैनेट क्या करते हैं, डिस्कंफर्ट ऐड करते हैं। चेक किया आपने अपने हॉरोस्कोप्स पे, इसको लगाया, आपके हॉरोस्कोप्स पर काम कर रही है ये चीज बेनिफिक की और मैलेफिक की। चलिए ठीक है, मैक्सिमम लोगों के हॉरोस्कोप में नहीं करेगी, करेगी मतलब एक एक या 2% लोगों के हॉरोस्कोप्स में नहीं करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो हैं उन्होंने जन्म नहीं लिया होता, वो प्रकट होते हैं बेसिकली। चलिए, तो फोर्थ हाउस क्लियर हुआ आप लोगों को। फोर्थ हाउस के बारे में एक और बात बताता हूं। जब आपका फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन में हो, यू शुड वर्शिप योर मदर। देखिए, फोर्थ हाउस में कोई भी ग्रह चला जाए, कोई भी, सूर्य चंद्र मंगल राहु जो भी है, वो समझिए उस ग्रह ने मां का रूप ले लिया। क्यों? बिकॉज फोर्थ हाउस इज योर मदर। इसलिए जो लोग फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन में लिए बैठे हैं उन लोगों के लिए एक मंत्रा है। कौन सा मंत्रा है? ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप यदि अपनी कुंडली में फोर्थ हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट लिए बैठे हैं और उस प्लैनेट की दशा या अंतरदशा आपको चल गई है, दशा या अंतरदशा आपको चल गई है, तो वो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस में उठापटक मचाएगी। ये मंत्र जो है उस उठापटक को बैलेंस कर देगा। विदाउट विदाउट दशा अंतरदशा भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मंत्र को करने से क्या स्ट्रेंथन होगा? आपका चंद्रमा स्ट्रेंथन होगा। 108 बार कर सकते हैं। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच कर सकते हैं।
5th हाउस पर आ जाइए। पंचम भाव लर्निंग का है। पंचम भाव लर्निंग का है। पंचम भाव आपकी एजुकेशन का भी है। मुझसे क्वेश्चन पूछने की बजाय बीच बीच में थोड़ा मेरे वर्ड्स पे आप लोग ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो आप लोगों के लिए चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर सिंपली बात को सुन लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों को। पंचम भाव लर्निंग का है। पंचम भाव ज्ञान का है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का भी है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है, कि पंचम भाव पर निर्भर करता है। ज्योतिष में 2 हाउस से सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन की बात आए तो, कि आपका जीवन कैसा चलेगा, उसमें 2 भाव की या 2 भाव का महत्व बहुत ज्यादा है। पहला 5th हाउस, दूसरा है 9th हाउस। 5th का अभी आपको समझ में आएगा, बहुत लंबा है 5th, छोटा नहीं है। पराशरी ज्योतिष में एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं भावत भावम। जिसको हम बोलते हैं भावत भवम, मींस एक हाउस, जिस हाउस को भी हम ले रहे हैं, जिस भी हाउस को हम कंसिडर कर रहे हैं, उस हाउस से यदि उतना ही काउंट किया जाए तो वो उस हाउस का हायर ऑक्टेव हो जाता है, या उसका हायर वर्जन हो जाता है एक प्रकार से। जैसे आपसे कहा जाए कि सेकंड हाउस भावत भवम के हिसाब से सेकंड हाउस का भवत भवम क्या होगा, तो सेकंड हाउस से सेकंड हाउस आप काउंट करेंगे, मतलब सेकंड टू सेकंड इज थर्ड। थर्ड का भवत भवम 3, 4 एंड 5। ऐसे ही 4th हाउस का भवत भवम 4, 5, 6, 7। भाग्य का कौन सा हाउस है, विच इज द हाउस ऑफ लक, 9th। और 9th का भवत भवम क्या होगा, चेक कीजिए कुंडली में। नवम भाव से, नवम भाव से 9 हाउसेस काउंट कर लीजिए, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। 5th हाउस पर आ गए, मींस 5th हाउस क्या है, 9th से 9th है। ये आपके भाग्य का भी भाग्य है। समझ रहे, आपको ये चीजें कब समझ में आएंगी, जब आप पर्टिकुलर एक हाउस को पूरा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी का 6th हाउस स्ट्रांग होता है, छठा घर किसी का अच्छा होता है कुंडली में,
तो मैं बोलता हूं ये करियर इसका अच्छा रहेगा, इस व्यक्ति का करियर अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है, 6th हाउस अच्छा है तो करियर अच्छा रहेगा? करियर तो 10th हाउस है, करियर तो दशम भाव है। 6th हाउस जो है, छठा घर जो है, वो 10th हाउस का 9th हाउस है। मतलब आपका कर्म जब आप करेंगे तो आपके कर्म के अंदर भाग्य की मजबूती कैसी है, ये किससे पता चलेगी? छठे घर से पता चलेगी। जिस व्यक्ति का छठा घर स्ट्रांग होगा उसका 10th हाउस अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। 10th हाउस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है, करियर है। आप किसी भी आईएएस ऑफिसर की कुंडली उठाकर देख लीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर व्यक्ति बैठा है, आपको सबसे स्ट्रांग हाउस उसका कौन सा मिलेगा? 6th हाउस, छठा घर। 10th से 9th। 9th हाउस कौन है? फादर है। 9th हाउस नॉर्मली कौन होता है? फादर। प्रोफेशन कौन सा हाउस है? 10th हाउस। तो आपके प्रोफेशनल फादर को कहां से देखेंगे? मींस आपके बॉसेस, आपके इमीडिएट बॉस कहां से देखे जाएंगे? 6th हाउस से, छठा घर। छठे घर का रिलेशन मंगल से बन गया, बॉसेस के साथ में लड़ाइयां होंगी, अवॉइड नहीं कर सकते। चेक कीजिए। मतलब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, 10th हाउस पे जब आएंगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। 5th हाउस क्या था? लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, आनंद है। आनंद मींस एंजॉयमेंट। और क्या है? पूर्व पुण्य भाव। पूर्व पुण्य भाव। आपने अपने पास्ट लाइफ में किस प्रकार के कर्म किए हैं? 5th हाउस। प्रथम संतान जो है, प्रथम संतान, प्रथम संतान भी 5th हाउस है। रोमांस, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, 5th हाउस है। एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो 5th हाउस है। खेल कूद, 5th हाउस। आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक टैलेंट, कलात्मक प्रतिभा। कलात्मक प्रतिभा किस में होती है? कलाकारों में होती है, एक्टर्स में होती है, एक्ट्रेसेस में होती है। 5th हाउस।
अब देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, एटलीस्ट मैं नॉर्थ इंडिया में पला बड़ा हूं, तो नॉर्थ इंडिया में तो वही सब चीजें चलते हैं कि जब आप किसी के पैरों को स्पर्श करते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग के पैरों को स्पर्श करते हैं, तो आपको बदले में क्या चीज कही जाती है कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। वो सद्बुद्धि मीन्स क्या है कि आपको वो जो ब्लेसिंग मिल रही है वो कौन से घर के लिए मिल रही है? वो फिफ्थ हाउस के लिए मिल रही है। और क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि यदि आपका फिफ्थ हाउस यानी कि पंचम भाव नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गया, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आने का अर्थ वहां पर मैलेफिक प्लैनेट बैठ गए या मैलेफिक प्लैनेट्स की युति हो गई, तो ये सबसे पहले आपकी बुद्धि को खराब करेगा। और अगर बुद्धि खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अरे भाई आप लोग, प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, बीच में ये कमेंट्स मत डालिए, चैट मत डालिए, वरना मैं चैट को ब्लॉक कर दूंगा। मेरा फोकस भंग होता है यार, प्लीज मत कीजिए। आप लोग एक काम कीजिए, वो मास्क अगर होगा ना तो मास्क को हाथों पर बांध लीजिए, दोनों को, दोनों हाथों को चिपकाए और मास्क को लपेट लीजिए उस पर, प्लीज। मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, मैं जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं अभी जब डिलीवरी कर रहा हूं ना तो मेरे दिमाग में पीछे कुछ रहता है, कुछ चल रहा होता है, तो चलता चलता भंग हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता है। देखिए, फिफ्थ हाउस में जब मैलेफिक प्लैनेट्स होंगे, तो जब कभी आप अपनी कुंडली पर जब नजर डालें, आपको यदि अपनी कुंडली स्टडी करनी है या किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली स्टडी करनी है, तो आपने उसके फिफ्थ हाउस को बहुत केयरफुली जज करना है, बहुत ध्यान से देखना है उसके फिफ्थ हाउस को। क्यों बोल रहा हूं मैं फिफ्थ हाउस पे बहुत ध्यान से आपको नजर डालने के लिए? क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस से आपको उसकी बुद्धि का पता चल जाएगा। आप बहुत सरलता से किसको अपनी बात रख पाएंगे? मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से करता हूं कि आप अपनी बात को सरलता से किसको बता सकते हैं, और कौन व्यक्ति ऐसा है आपकी सही बात को बहुत सरलता से अडॉप्ट कर लेगा? जिसकी बुद्धि ठीक ठाक हो, जिसके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता ऐसी हो जो उसको समझ जाए। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका फिफ्थ हाउस बहुत बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड है, आप उसको समझाए जा रहे हो, आप उसको बताए जा रहे हो, आप उसको कंसल्टेंसी दिए जा रहे हो, उसके बाद भी उसका भला नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा उसका भला? उसकी बुद्धि ही उसका भला नहीं करने दे रही है। फिफ्थ हाउस डैमेज हो चुका है। नॉलेज कब आती है? नॉलेज तब आती है जब आप किसी चीज को ग्रहण कर पाते हैं, इंटेलिजेंस वहीं बढ़ती है।
फिफ्थ हाउस किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता है। आप ग्रहण कब कर पाएंगे? जब फिफ्थ हाउस अच्छी कंडीशन में होगा। फिफ्थ हाउस बैड कंडीशन में होगा, आपके बात सिरे ही नहीं उतरेगी। इनफैक्ट मैं इसको उल्टा बोलूंगा। एक चीज याद रखिएगा, जिसका फिफ्थ हाउस अच्छा होगा उसको बात सीधी समझ में आएगी, सीधी डायरेक्ट। आपने बोला, उसके उसके लिए कुछ अच्छा बोला, उसको वो बात समझ में आ गई, इजली उसके दिमाग में उसने डाल ली। लेकिन अगर उसका फिफ्थ हाउस डैमेज है तो आप उसको सही बात अगर बताओगे तो वो सही बात का भी गलत अर्थ निकाल लेगा। वो सही बात को भी गलत ही लेगा। मतलब मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल सा एक एग्जांपल देता हूं, नाम नहीं लूंगा। एक बहुत बड़े वास्तु आचार्य हैं, बहुत बड़े। उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनका बच्चा एडिक्शन में है। बच्चा बच्चा एडिक्शन में है। बच्चा कौन? प्रथम संतान, लड़का है, मेल चाइल्ड है, एडिक्टेड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा फिफ्थ हाउस की मार क्या होती है। मैं इसलिए आपको ये केस स्टडी जो है वो बता रहा हूं। वो बोलते हैं मेरा बच्चा ड्रग्स लेता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेता होगा, आपके चार्ट से समझ में आता है आपका बच्चा ड्रग्स लेता होगा। बट आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं वास्तु करता हूं, वास्तु करके पैसा कमाता हूं, ये है वो है। मैंने कहा वो नहीं पूछ रहा। जैसे आपका बच्चा ड्रग्स लेता, आप क्या लेते हैं? बोलते मैं ड्रिंक लेता हूं। कितना लेते हैं? ज्यादा नहीं, बस डेली अपना 2 या 3 पैग हो जाते हैं। कभी कभी पार्टी में चले गए तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं। डेली डेली 2 या 3 हो जाते हैं, कभी कभी पार्टी में चले गए तो ज्यादा हो जाते हैं। बच्चा भी साथ होता है, हाँ जब पार्टी में जाते हैं तो बच्चा साथ होता ही है, उसको पता है मैं लेता हूं। बहुत बढ़िया। इसको क्या कहेंगे आप? एक्सीलेंट प्लेसमेंट कहेंगे। किसकी? फिफ्थ हाउस की। क्यों? क्योंकि लगन क्या है? लगन है मेष। फिफ्थ हाउस में कौन कौन से प्लैनेट है? सैटर्न और राहु। इसका नोट बना लीजिए, काम आएगा ये केस स्टडी, आपके काम आएगी आगे। आपके पास ऐसे ऐसे केसेस आएंगे, बच्चा एडिक्शन में है, मैं एडिक्शन में हूं, वाइफ एडिक्शन में है, या पिताजी एडिक्टेड है। मतलब कोई ना कोई इस तरीके का केस आएगा। ये केस वहां आपकी मदद करेगा। फिफ्थ हाउस में कौन से प्लेनेट है? सैटर्न एंड राहु। बच्चा एडिक्टेड है, और जो बच्चे को एडिक्शन वाला बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है कि बच्चा एडिक्शन में है, वो क्या नहीं जान रहा है? वो ये नहीं जान रहा है कि बच्चे से पहले कौन है एडिक्टेड। बच्चे से पहले वो खुद एडिक्टेड है। उसको पूछो आप छोड़ सकते हो? नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता हूं। भूल जाइए, बच्चा भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि एक तरफ बच्चा एडिक्ट हो गया, एक तरफ ये भी एडिक्ट हो गया है? आंसर है पूर्व पूर्व पुण्य भाव। यानी कि पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म, पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म जिन्होंने इस व्यक्ति की बुद्धि को इस जन्म में ग्रहण लगा दिया। समझिए, पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा
पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा जिनके कारण इस जन्म में इस व्यक्ति की जो बुद्धि है उसको ग्रहण लग गया। इसलिए जब पांचवें घर में इसलिए जब पांचवें घर में आपके नेगेटिव प्लैनेट होंगे या पांचवा घर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होगा, तो आपने पांचवें घर के प्लैनेट्स की एक्टिविटीज को अवॉइड करना है। कौन सी एक्टिविटीज को? उस प्लैनेट की जो बैड एक्टिविटीज है उसको अवॉइड करना है, उसकी बैड एक्टिविटीज को अवॉइड करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी के 5th हाउस में सैटर्न राहु है, आपको समझ में आ गया कि भाई सैटर्न और राहु इस व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं है, कुंडली में इसके लिए खराब है। सैटर्न का कलर क्या है? ब्लैक। राहु का कलर क्या है? ब्लैक नहीं है, ब्लू। ग्रे बोल सकते, ग्रे नहीं बोलेंगे, स्मोकी कलर बोलेंगे बेसिकली। ये धुआं जो होता है, धुआं जो उठता है उसमें जो कलर होता है उसको आप राहु का ले सकते हैं। तो इस व्यक्ति को जिसके 5th हाउस को एफ्लिक्ट किया हुआ है सैटर्न और राहु ने, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो ये अवॉइड करना है। इसके साथ साथ इसको क्या अवॉइड करना है? इसके साथ साथ उसको राहु की बैड एक्टिविटीज को अवॉइड करना है। राहु की बैड एक्टिविटी क्या होगी? स्मोकिंग हो गई। इसको बोलिए स्मोक करना छोड़ दीजिए। हु इज द कारका ऑफ एडिक्शन? कारका ऑफ एडिक्शन इज राहु। वाई राहु? क्यों? बिकॉज राहु जो है वो आपकी डीप अटैचमेंट है, डीप डिजायर है। इसलिए आप देखेंगे कि जब 5th हाउस में, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको ये जो पॉइंट अब दे रहा हूं, जब आपका 5th हाउस बहुत हैवी एफ्लिक्शन में होता है और उसके अंदर राहु भी आ जाए, लाइक राहु मार्स आ गया, राहु सैटर्न आ गया, तो ऐसा आदमी बहुत हद तक ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाता है। बहुत हद तक ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाता है। उस व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र तक में भर्ती हो जाना पड़ता है। उसकी कंडीशन एक टाइम पे ऐसी आ जाती है। वो रह नहीं पाता उस चीज के बिना। इसलिए जब आप एडिक्टेड लोगों के केसेस लेंगे ज्योतिष में जब आप एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे या किसी की एडिक्शन से रिलेटेड कंसल्टेशन आप लोगों के पास आएगी, तो आपकी हेल्प कौन करेगा? डायरेक्ट, 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना 5th हाउस, पंचम भाव। क्यों? क्योंकि एडिक्शन में कौन जाएगा? जिसकी बुद्धि उसका साथ नहीं दे रही, जिसकी बुद्धि गलत ट्रैक पे चल पड़ी। आमतौर पर हम खान पान को किससे देखते हैं? 2nd हाउस से देखते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये आया होगा, अरे सर 2nd हाउस से खान पान होता है तो एडिक्शन तो वहां से होना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि 2nd हाउस एफ्लिक्ट होगा तो आदमी एडिक्शन में नहीं जाएगा या गलत चीजें नहीं खाएगा, लेकिन वो एडिक्टेड कब बनेगा? वो एडिक्टेड तब बनेगा जब उसकी बुद्धि उसका साथ देना छोड़ देगी या उसकी बौद्धिक क्षमता जो है वो कमजोर हो जाएगी। और वो आपको कहां से पता चलेगा? 5th हाउस से पता चलेगा, पंचम भाव से। राइट? इसलिए इसलिए पांचवें घर में
जब नेगेटिव प्लैनेट होंगे, पांचवें घर में जब नेगेटिव प्लैनेट होंगे, तो उन प्लैनेट्स का दान आपने जीवन भर करते रहना है. If you have malefic planets in the fifth house, तो आपको पंचम भाव के प्लैनेट्स का दान जीवन भर करते रहना है. क्योंकि यही वो प्लैनेट्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपने पास्ट लाइफ में कौन से कर्म खराब किए. आपने इन्हीं प्लैनेट से जुड़े हुए कर्म जो हैं वो खराब किए हुए. ये प्लैनेट इस जन्म में उसको बताने आए हैं कि देखो भाई, ये प्लैनेट्स हैं जिनके कारण आपको इस जन्म में बौद्धिक क्षमता या बुद्धि की जो खराबी है आपको क्यों मिली. इसलिए आप कई जगह पर जब फिफ्थ हाउस के अंदर राहु केतु हो या शनि राहु हो, तो कई जो पुराने ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं ऐसी कुंडली को देखते ही क्या बोलते हैं, ये श्रापित कुंडली है. वो बोलते हैं श्रापित कुंडली है. हम ऐसा नहीं बोलते. हमारा मत ये नहीं है कि हम इसको श्रापित कहें, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि इस व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर कार्य करने की आवश्यकता है या इसको अपनी बुद्धि को सुधारना पड़ेगा. पंचम भाव से पंचम भाव से आपको आपकी लर्निंग का भी पता चलता है. आप किस प्रकार का ज्ञान लेंगे. पंचम भाव से आपको अपनी प्रथम संतान के बारे में भी पता चलता है. ज्योतिष में एक टॉपिक है जिसको मैं आगे बहुत संक्षेप में आप लोगों को पढ़ाऊंगा. उस टॉपिक को हम बोलते हैं इंटरलिंकिंग डेस्टिनी. क्या बोलते हैं हम उसको? हम इंटरलिंकिंग डेस्टिनी. इसका अर्थ क्या है कि आपके जो भाग्य के तार है ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. मतलब आप सब लोगों के पास अपनी अपनी कुंडलियां हैं. अपने प्रथम भाव पर नजर मारिए. चलिए, लुक एट योर फिफ्थ हाउस. पांचवें घर में जो राशि है उसका प्लैनेट नोट कीजिए. पांचवें घर में जो प्लैनेट बैठे हैं उन्हें नोट कर लीजिए. पांचवें घर में जो राशि है उसको नोट कर लीजिए. पांचवें घर में जो प्लैनेट बैठा है उसको नोट कर लीजिए. कर लिया? ठीक. अब जितने लोगों को भी प्रथम संतान हुई है, बहुत से ऐसे भी होंगे जो अभी संतान नहीं हुई, या हो सकता है कईयों की जिनकी शादी भी नहीं हुई हो, लेकिन जिनको भी प्रथम संतान है वो चेक कीजिए कि आपके फिफ्थ हाउस में ये जो राशि लॉर्ड है या ये जो फिफ्थ हाउस में प्लैनेट बैठे हैं, इन प्लैनेट्स का संबंध आपकी प्रथम संतान के लगन से या लग्नेश के साथ में होगा. चेक कर लीजिए. यस. हाँ. कुछ लोग ना बोल रहे हैं. बहुत सोच समझ के ना बोलना.
आपको पता क्या बोल रहे हो? ना नहीं है आंसर, ना नहीं है, मैं बताऊंगा आगे, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर इज यस। ना नहीं है, आपको देखना नहीं आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग डेस्टिनी। इंटरलिंकिंग डेस्टिनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा उसको, इसको लिखना नहीं है। मेरे 5th हाउस में सेजिटेरियस राशि है। 5th हाउस में सेजिटेरियस राशि है। 5th हाउस में बैठे कौन से प्लैनेट हैं? मून एंड मरकरी, चंद्रमा और बुध। तो मेरे 5th हाउस के साथ में 3 प्लैनेट निकल के आए। कौन कौन? जुपिटर, मून एंड मरकरी। मतलब अगर मेरी प्रथम संतान होती है तो मेरे प्रथम संतान का जो लगन रहेगा या जो लग्ना लॉर्ड रहेगा, उसका संबंध किससे होगा? मून से, मरकरी से या जुपिटर से। राइट? तो मेरी प्रथम संतान का लग्न क्या है? उसका लग्न है कन्या। क्या लग्न है? कन्या। कन्या का रूलर कौन है? मरकरी है। और मरकरी का रिलेशन किससे बन रहा है उसकी कुंडली में? उसकी कुंडली में, मेरी कुंडली की बात नहीं कर रहा, उसकी कुंडली में मरकरी का रिलेशन बना हुआ है एक प्लैनेट के साथ। किसके? मून के। दूसरा किसके साथ बना हुआ है? जुपिटर के। क्या है ये? इंटरलिंकिंग डेस्टिनी है। ये जो फॉर्मूला आपको दिया है अभी, जितनों को समझ में आया है, वो थोड़ी सी अगर बुद्धि और लगाएंगे तो उनको सारी इंटरलिंकिंग डेस्टिनी समझ में आ जाएगी। मतलब ये जो फॉर्मूला है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली टू द 5th हाउस, ये सप्तम भाव के लिए भी है, ये 9th के लिए भी है, ये 4th के लिए भी है, ये सारे हाउसेस के लिए। क्लियर? इस फॉर्मूले को अगर ढंग से देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जब आपके पास पत्रियां मिलाने के लिए आती हैं तो उसमें आपको पत्री देखते ही कौन से कैसे समझ में आ जाएगा कि विवाह किससे होगा। राइट? चलिए आगे इंटरलिंकिंग डेस्टिनी को बहुत संक्षेप में करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो 5th हाउस का पार्ट था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट हाउस पे, जिसको हम बोलते हैं रोग रिपु ऋण। रोग, रोग, रिपु, ऋण। रोग मीन्स डिजीज, रिपु मीन्स एनिमी, एंड ऋण मीन्स डेट, कर्जा। ना तो कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में रोग चाहता, ना कोई शत्रु चाहता, ना कोई ऋण चाहता।
आप लोग प्रारब्ध की बात करते हैं हमेशा, जब ज्योतिष आता है तो हम लोग प्रारब्ध की बात करते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रारब्ध छठा घर है, इससे बड़ा प्रारब्ध कोई नहीं। आदमी को ये घर रुलाता है, घरों में ये, घरों के अंदर ये घर रुलाता है और प्लैनेट्स में रुलाता है शनि। क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक है ये घर? क्योंकि यहां पर इस घर के अंदर मौजूद है कौन? 6 प्रकार की बुराइयां या 6 प्रकार के आपके शत्रु, जिनको आप षड्रिपु कहते हैं। छह प्रकार की आपकी जो बुराइयां हैं या 6 प्रकार के जो आपके शत्रु हैं, वो इसी घर के अंदर मौजूद हैं। कौन कौन है वो? काम, काम, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। काम, काम मीन्स व्हाट इज काम? कामा मीन्स लस्ट या डिजायर। क्रोध, एंगर, गुस्सा। लोभ, लोभ मतलब ग्रीड, लालच। मद, मद मतलब एरोगेंस। हम बोलते थे ना, ये तो अपने मद में चूर है, मतलब अपने एरोगेंस में चूर है। मोह, मोह मतलब, मोह क्या होता है? डिल्यूजन एंड अटैचमेंट। और मत्सर्य क्या होती है? व्हाट इज मत्सर्य? मत्सर्य मीन्स जेलेसी। ये लास्ट वाली जो षड्रिपु है, ये लास्ट वाली षड्रिपु आज की डेट में हर इंसान में मौजूद है, थोड़ी कम, थोड़ी सी ज्यादा। जो व्यक्ति जो व्यक्ति इन षड्रिपु से हट गया है, जो षड्रिपुओं से परे है, जिसके अंदर ये षड्रिपु नहीं है, वो समझ लीजिए वो परम तत्व से जुड़ा हुआ है, वो योगिक स्टेट में जा चुका हो व्यक्ति। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी के अंदर षड्रिपु ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 प्लैनेट कुंडली में, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह में 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके अंदर षड्रिपुओं की मौजूदगी नहीं है। कमाल की बात। 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई बुराई नहीं है, षड्रिपु नहीं है। सन,
सन, मून, जुपिटर। ये 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके अंदर षड्रिपु नहीं। इसलिए अगर ये 3 प्लैनेट, सिर्फ इन 3 प्लैनेट्स की बात हो रही है, इन तीनों में से कोई भी प्लैनेट, या इन तीनों में से कोई भी 2 प्लैनेट, या सिर्फ इन तीनों में से कोई भी 3 प्लैनेट आपके यदि छठे घर में मौजूद होंगे तो आपके अंदर षड्रिपु नहीं होगी। आपके अंदर षड्रिपु नहीं है, चेक कर लीजिए।